उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अनन्या नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी और ईंट से बना था, जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी। बरसात के मौसम में घर के अंदर जगह जगह बाल्टी और बर्तन रखे जाते ताकि पानी इकट्ठा हो सके। आंगन छोटा सा था, जिसमें 2 बकरियां और एक पुराना हैंडपंप ही उनकी संपत्ति कहलाती थी। अनन्या के पिता रामेश्वर प्रसाद का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 10 साल की थी। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां सुनीता देवी के कंधों पर आ गई। सुनीता देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी कर लेती। गांव वाले अक्सर कहते, अरे सुनीता, इतना क्यों खप रही हो? लड़की को ज्यादा पढ़ाने से क्या होगा? 2-4 साल बाद तो शादी ही करनी है। लेकिन सुनीता देवी हर बार सीना तान कर कहती, नहीं, मेरी अनन्या पढ़ेगी, उसे मैं वो सब अवसर दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिले। अनन्या ये बातें सुनती और उसका दिल संकल्प से भर जाता। वह सोचती, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि एक लड़की भी आसमान छू सकती है। अनन्या 10वीं कक्षा में थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती। अध्यापक भी उसकी मेहनत देखकर उसे प्रोत्साहित करते, मगर उसके पास किताबें पूरी नहीं होती। कई बार वह सहपाठियों से फटी पुरानी किताबें उधार लेती और रात भर लालटेन की मंद रोशनी में पढ़ाई करती। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। हर छात्र को कोई न कोई मॉडल बनाना था। अनन्या बहुत खुश हुई, लेकिन उसके पास नया सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने हार नहीं मानी और घर के पुराने डिब्बे, टूटे खिलौने, बोतलें और कार्डबोर्ड इकट्ठा कर लिए। उसने एक सुंदर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रदर्शनी के दिन सब उसकी कल्पना और मेहनत देखकर हैरान रह गए। उसके मॉडल को पहला स्थान मिला। मुख्य अतिथि ने मंच से कहा, अनन्या जैसी बच्चियां हमारे देश का भविष्य हैं, इन्हें कभी रुकने मत दीजिए। ये सुनकर सुनीता देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अगले साल इंटर की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए 1200 रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी। मां ने गांव के साहूकार मुरलीलाल से उधार मांगा। मुरलीलाल हंसते हुए बोला, सुनीता, लड़की पढ़ेगी तो कलेक्टर बनेगी क्या? आखिरकार तो इसे ब्याह कर विदा करना है। इतना पैसा पढ़ाई में क्यों डूबा रही हो? सुनीता देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी, यही मेरा सपना है। आखिरकार साहूकार ने पैसे दिए और अनन्या ने फॉर्म भरा। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की और पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी लड़की ने इतना बड़ा नाम कमाया था। अब अनन्या का सपना था कॉलेज जाकर आगे की पढ़ाई करने का। लेकिन कॉलेज कस्बे से 20 किलोमीटर दूर था। रोज आना जाना आसान नहीं था और फीस भी बहुत ज्यादा थी। सुनीता देवी ने अपनी दोनों बकरियां बेच दी और बेटी का एडमिशन कराया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी संपत्ति तू है, सब बेच दूंगी, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगी जरूर। कॉलेज में दाखिला पाकर अनन्या की खुशी का ठिकाना न रहा। वहां उसने नए नए दोस्त बनाए, लेकिन आर्थिक तंगी उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती। वह कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि किताबों और आने जाने का खर्च निकाल सके। उसके दोस्त अक्सर कहते, अनन्या, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। वह मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे पास समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है, मुझे अपनी माँ के सपने पूरे करने हैं। अनन्या की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग ताने देने लगे, देखो देखो, सुनीता की बेटी कॉलेज जाती है, अब बड़े बड़े ख्वाब देख रही है। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, शादी कर दो वरना हाथ से निकल जाएगी। ये बातें सुनकर कभी कभी सुनीता देवी का मन डगमगा जाता, लेकिन जब वह बेटी की आंखों में चमक देखती तो उनका हौसला फिर मजबूत हो जाता। एक दिन घर लौटते समय अनन्या के सामने कुछ मनचले लड़कों ने उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने ताने कसते हुए कहा, अरे पढ़ाकू मैडम, कलेक्टर बनोगी क्या? घर बैठो और रसोई संभालो। अनन्या डर तो गई, मगर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं कलेक्टर ही बनूंगी और तुम सब जिंदगी भर यही सड़क पर खड़े रह जाओगे। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अनन्या का जीवन बदलने लगा था। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, फिर बस पकड़कर 20 किलोमीटर दूर कॉलेज जाती। शाम को लौटकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि खर्चा निकल सके। दिन भर की थकान के बावजूद जब वह किताबें खोलती तो उसकी आंखों में चमक दिखाई देती। माँ अक्सर उसे देखकर सोचती, ये लड़की मेरी उम्मीदों से कहीं आगे जाएगी। कॉलेज में अनन्या का नाम सबकी जुबान पर रहने लगा। वह पढ़ाई के साथ साथ भाषण प्रतियोगिताओं और डिबेट्स में भी हिस्सा लेने लगी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और विचारों में गहराई। एक दिन कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट प्रतियोगिता हुई।
अनन्या ने पूरे आत्मविश्वास से भाग लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। प्रिंसिपल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी अगर तू ऐसे ही मेहनत करती रही तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अनन्या की पढ़ाई का खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा था। किताबें, कॉपी, बस का किराया, सब कुछ महंगा होता जा रहा था। एक दिन माँ ने अपनी सोने की नथ उतरकर बेच दी। वही नथ उनकी शादी की यादगार थी। अनन्या ने देखा तो रो पड़ी। माँ, ये आपने क्या कर दिया? सुनीता देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये आभूषण मेरे किस काम के, अगर इससे तेरे सपनों का रास्ता साफ होता है तो इससे कीमती और कुछ नहीं। अनन्या ने माँ का हाथ पकड़कर वचन दिया, माँ मैं आपकी हर कुर्बानी का बदला सफलता से दूंगी। एक दिन आपको सबके सामने सम्मान दिलाऊंगी। कॉलेज के आखिरी साल में अनन्या ने तय किया कि अब वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगी। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। इसके लिए बड़े शहर जाकर कोचिंग करनी पड़ती थी और खर्च भी लाखों में था। अनन्या ने माँ से कहा, माँ मुझे इलाहाबाद जाकर तैयारी करनी होगी। यही गांव में रहकर ये सपना पूरा नहीं हो सकता। सुनीता देवी का दिल कांप गया। वह जानती थी कि उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि बेटी को शहर भेज सके। लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोली, जा बेटी, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगी। तू बस अपने सपनों को मत छोड़ना। अनन्या ने गांव से विदा ली और इलाहाबाद पहुंच गई। वहां का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। भीड़भाड़ वाली सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्र। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ हर कोई संघर्ष कर रहा है। प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि अच्छे हॉस्टल में रह सके। उसने एक छोटे से कमरे में दूसरों के साथ मिलकर किराया बांट लिया। दिन में कोचिंग और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार भूख के कारण नींद नहीं आती, लेकिन वह सोचती, ये भूख अस्थायी है, सफलता स्थायी होगी। पहली बार उसने परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। उस दिन अनन्या देर रात तक छत पर बैठी रोती रही। उसने माँ को फोन किया, माँ शायद मैं ये सपना पूरा नहीं कर पाऊं। बहुत कठिन है ये रास्ता। सुनीता देवी ने समझाया, बेटी गिरना ही तो सीख है। अगर तू एक बार गिर गई है तो अगली बार संभल कर खड़ी होगी। हार मानना तेरे खून में नहीं है। माँ की बातें सुनकर अनन्या ने आंसू पोंछे और तय किया कि अगली बार और दोगुनी मेहनत करेगी। अगले साल अनन्या ने फिर परीक्षा दी। इस बार उसने प्रीलिम्स पास कर लिया। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन मेंस की तैयारी बहुत कठिन थी। किताबों के ढेर और नोट्स के बीच उसने दिन रात मेहनत की। परीक्षा के बाद जब परिणाम आया तो वह सिर्फ कुछ अंकों से रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो अगला कदम भी जरूर पार कर लूंगी। गांव में लोग अब भी बातें बनाते, देखो शहर गई पढ़ाई करने, 2 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं बना, आखिरकार शादी ही करनी पड़ेगी। ये बातें माँ तक भी पहुँचती, लेकिन वे हर बार कहती, मेरी बेटी हार मानने वालों में से नहीं, वो एक दिन सबको चुप कर देगी। अनन्या भी हर ताने को अपने लिए ईंधन बना लेती। कड़ी मेहनत और लगातार असफलताओं के बीच अनन्या का हौसला भले मजबूत था, लेकिन एक दिन खबर आई कि उसकी माँ बीमार पड़ गई है। डॉक्टर ने कहा उन्हें आराम और अच्छा खाना चाहिए। अगर सही देखभाल न हुई तो हालत बिगड़ सकती है। अनन्या का दिल टूट गया। माँ की हालत देखकर उसने सोचा कि अब वह पढ़ाई छोड़कर गांव लौट जाए। लेकिन सुनीता देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बेटी, तू ये गलती मत करना। मेरी चिंता मत कर, तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। मेरी दवा तो यही है कि मैं तुझे सफल होते देखूं। अनन्या ने माँ का हाथ पकड़ लिया और मन ही मन कसम खाई, अब चाहे जो हो जाए मैं ये जंग जीत कर दिखाऊंगी। अनन्या ने एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी सारी कमजोरियों पर ध्यान दिया। उसने खुद को और अनुशासित बनाया। सुबह से रात तक सिर्फ किताबें, नोट्स और मॉक टेस्ट, यही उसकी दुनिया बन गई। परीक्षा का दिन आया। उसने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। परिणाम घोषित हुआ तो वह पास हो चुकी थी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। अब सिर्फ इंटरव्यू बचा था। माँ ने खुशी से उसकी आरती उतारी और बोली, आज मुझे लग रहा है कि तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। इंटरव्यू आसान नहीं था। बड़े बड़े अधिकारियों के सामने बैठकर सवालों के जवाब देना था। इंटरव्यू के दिन वह नीली साड़ी पहनकर गई, वही जो माँ ने शादी में संभाल कर रखी थी। एक अधिकारी ने पूछा, अगर आपको कलेक्टर बनने का मौका मिला तो सबसे पहले क्या करेगी? अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, मैं शिक्षा व्यवस्था पर काम करूंगी, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाए। उसका आत्मविश्वास देखकर पूरा पैनल प्रभावित हो गया।
कई हफ्तों के इंतजार के बाद नतीजे घोषित हुए। अनन्या ने रिजल्ट देखा, उसका नाम सूची में था। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित हो चुकी थी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने तुरंत मां को गले लगा लिया। गांव में खबर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। वही लोग जो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा, अब तालियां बजा रहे थे। मां ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, रामेश्वर देखो, हमारी बेटी ने कमाल कर दिखाया। कुछ ही महीनों बाद अनन्या को ट्रेनिंग के बाद जिला अधिकारी बनाकर पहली पोस्टिंग मिली। जब वह गांव लौटी तो पूरा गांव स्वागत के लिए खड़ा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे फूल बरसा रहे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, बिटिया तूने न केवल अपनी मां का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। अनन्या ने मंच से भाषण देते हुए कहा, अगर मेरी मां ने मुझे पढ़ने की आज़ादी न दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मेरी सफलता उनकी मेहनत और त्याग का फल है। मां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। अनन्या ने अपनी नई नौकरी शुरू की। उसने गरीब बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की। गांव-गांव जाकर लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वह अक्सर कहती, जिसके पास हिम्मत और मेहनत है, उसके लिए कोई सपना बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे अनन्या न केवल गांव बल्कि पूरे जिले की प्रेरणा बन गई। अनन्या अब एक सफल IAS अधिकारी बन चुकी थी। उसकी पोस्टिंग एक ऐसे जिले में हुई थी जहां गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या थी। पहले ही दिन उसने जिला कार्यालय में मीटिंग बुलाए और कहा, अगर हमें समाज बदलना है तो शुरुआत शिक्षा से करनी होगी। हर बच्चे तक स्कूल किताबें और शिक्षक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता होगी। उसके शब्दों में वही आग थी जो कभी गांव की गलियों में चलते समय तानों के बीच जागी थी। अनन्या ने अपने गांव की लड़कियों के लिए विशेष अभियान शुरू किया। उसने बेटियां उड़ान भरे नाम का प्रोग्राम शुरू किया। वह खुद स्कूल जाती लड़कियों से मिलती और कहती, तुम सब में वही ताकत है जो मुझ में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे मेरी माँ का साथ मिला। अगर तुम सब हिम्मत दिखाओगी तो पूरा आसमान तुम्हारा है। गांव की छोटी छोटी बच्चियां उसकी ओर देखकर सपने सजाने लगी। वे कहती, दीदी हम भी आपकी तरह पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेंगे। सुनीता देवी अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी पहले जैसी थी। एक दिन जिले के अधिकारी उनके घर आए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ माता सम्मान दिया। कार्यक्रम में मंच पर सबके सामने सुनीता देवी से पूछा गया, आपने इतना संघर्ष कैसे किया? उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने बस अपनी बेटी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। बाकी मेहनत उसने की है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वे लोग जो कभी कहते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी, अब वही लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। गांव में सोच बदल रही थी। एक बुजुर्ग ने अनन्या से कहा, बेटिया तूने तो सच में समाज की आंखें खोल दी। आज अगर मेरी पोती पढ़ रही है तो तेरे कारण। अनन्या मुस्कुराए और बोली, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। अनन्या ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को कभी भुलाया नहीं। उसने अपने जिले के बच्चों को ये कहानी सुनाई कि कैसे वह बिना जूतों के स्कूल जाती थी, कैसे माँ ने अपनी नक बेचकर उसकी फीस भरी थी और कैसे असफलताओं के बावजूद उसने हार नहीं मानी। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। वे कहते, मैडम हम भी कोशिश करेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। समय बीता और अनन्या ने अपने काम से पूरे प्रदेश में पहचान बना ली। उसकी योजनाओं से सैकड़ों गांवों की लड़कियां पढ़ाई में आगे बढ़ी। टीवी चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई गई, अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। लेकिन जब कोई उससे पूछता आपकी सफलता का राज क्या है, तो वह हमेशा एक ही बात कहती, मेरी माँ। अगर उनका विश्वास न होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। अनन्या की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की नहीं थी, बल्कि हर उस माँ बेटी की थी जो गरीबी और तानों के बावजूद सपनों का पीछा करती है। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, समाज चाहे कितने भी ताने दे, अगर इरादे मजबूत हों तो सपने पूरे होते हैं। अनन्या आज भी जब अपने पुराने घर के आंगन में बैठती है तो उसकी आंखों के सामने वो छोटी लड़की आ जाती है जो नंगे पांव स्कूल जाती थी, जिसके पास किताबें नहीं थी लेकिन आंखों में सपनों का समंदर था। वह मुस्कुराकर माँ से कहती, माँ देखो आपकी अनन्या ने सच में उड़ान भर ली। माँ उसे गले लगाकर कहती, नहीं बेटी, उड़ान तो अब शुरू हुई है। तेरे जैसी बेटियां ही समाज को रोशनी देती हैं।